नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम सीटेट में मैथ पेडागोजी का टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। देखिए, मैथ पेडागोजी का टॉपिक नंबर जो 4 है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत महत्वपूर्ण डिटेल के साथ बताते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, सामुदायिक गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, गणित में केवल गणितज्ञों तक सीमित रखना। तो जो देखिए केवल शब्द आ गया तो ये नेगेटिव है, कट जाएगा। बी है, गणितीय अवधारणाओं को बच्चों के दैनिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से जोड़ना। ठीक है। सी कह रहा है, केवल किताबी ज्ञान को बढ़ावा देना। केवल शब्द आ गया तो गलत। किताबी ज्ञान से बढ़ावा देने से कुछ नहीं होगा, गणित की अवधारणा समझ में नहीं आएगी। ठीक है। केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना, एकदम गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो गणित होता है, सामुदायिक गणित का मुख्य उद्देश्य जो होता है, बच्चों के आसपास के वातावरण, स्थानीय बाजार, माप तौल और सामाजिक गतिविधियों के अनुभवों को कक्षा के गणित से जोड़ना, ताकि वो अधिगम अर्थपूर्ण बन सके। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गणितीय मेले और क्लब का आयोजन किस प्रकार सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह बच्चों में गणित के प्रति रुचि, सहभागिता और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। ठीक है। बी कराया, केवल समय बिताने का माध्यम है। गलत बात, केवल शब्द आ गया तो गलत। इसमें पाठ्यक्रम पिछड़ जाते हैं, ये भी गलत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गणित मेले और क्लब छात्रों का व्यवहारिक प्रयोग करने, गणित मॉडल प्रदर्शित करने और साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा रहित माहौल में सीखने का अवसर देता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, एक छात्र स्थानीय बाजार में सामान खरीदते समय यही हिसाब लगा लेता है कि लेकिन कक्षा में गणित के प्रश्न हल करने में हिचकिचाता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए जब बाजार में सामान ले रहा है बच्चा तो हिसाब लगा ले रहा है, लेकिन जब कक्षा में वही प्रश्न हल करने की बात आ रही है तो हिचकिचा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1, छात्र को डांटना चाहिए। देखिए, डांटने वाला शब्द नेगेटिव और केवल भी आ गया तो ये भी नेगेटिव। बाजार में उन व्यवहारिक अनुभव और अनौपचारिक तरीकों को कक्षा की औपचारिक गणितीय समस्याओं से जोड़ना चाहिए। ठीक है। केवल रटने का सूत्र तो एकदम गलत, ध्यान मत देना तो ये तो एकदम गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। सामुदायिक स्तर पर माप तौल की पारस्परिक इकाइयों जैसे बीता, हाथ, सेर के प्रयोग पर कक्षा में चर्चा करने का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों में मानक इकाइयों की आवश्यकता की समझ विकसित करना। बी है, केवल आ गया तो पहले ही देख करके इसको केवल कर दो अलग। मानक इकाइयों को पूरी तरह खारिज करना। नहीं, मानक इकाई को पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते हैं, समय की बर्बादी होना, एक तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, बैंकिंग और घरेलू बजट जैसे विषयों को गणितीय पाठचर्या में शामिल करना गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1, केवल नैतिक मूल्य तो एकदम गलत। व्यवहारिक एवं सामाजिक मूल्य ठीक है। केवल कलात्मक गलत। केवल दार्शनिक मूल्य गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। बैंक लेन देन, ब्याज, बचत और बजट जैसे विषय जो होता है प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के दैनिक सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। तो जो गणित के व्यवहारिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे।
अनौपचारिक गणितीय रणनीतियाँ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, ये पूरी तरह से बेकार और गलत होती है। ये तो एकदम गलत हो गया, ठीक ना। ये छात्रों के वैकल्पिक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास करती है, ठीक है। ये इस्तेमाल में नहीं आती है, तो पहले गलत, केवल आ गया तो ये भी गलत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि बच्चे अक्सर दुकानदारों या बड़ों के हिसाब करने के अनौपचारिक तरीके सीख लेते हैं, ठीक ना। ये रणनीतियाँ उनके लचीले चिंतन का प्रमाण होती है। मतलब लचीला चिंतन होता है, मतलब कोई बाधा नहीं होती है, तभी वो बच्चा सीख लेता है दुकानों पर हिसाब करना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, लोक गणित से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों द्वारा उपयोग की जाने वाला गणितीय ज्ञान। बी है, आधुनिक कंप्यूटर गणित। सी है, उच्च बीजगणितीय। और डी है, केवल केवल लिखित गणित। तो ये गलत हो गया। तो बीजगणित उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च की बात होती नहीं है, प्राथमिक या जूनियर पर। आधुनिक कंप्यूटर की गणित यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो करेगी, विभिन्न संस्कृति और समुदायों द्वारा उपयोग में की जाने वाली गणित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लो लोक गणित का अर्थ होता है कि अलग अलग सांस्कृतिक समूह, कारीगर, बुनकर और किसान अपने दैनिक कार्यों में गणितीय पैटर्न, गणना और आकृतियों का उपयोग करते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गणित शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल बच्चों को घुमाना। एक तो गलत बात। बी है, वास्तविक दुनिया की स्थिति या स्थितियों से गणितीय संप्रत्ययों का प्रत्यय अनुभव कराना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, और ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। बैंक, बाजार, किसी निर्णय या निर्माण स्थान के क्षेत्र भ्रमण से छात्र अपनी आंखों से गणित के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग को देखते हैं, ठीक ना, इसलिए। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। सामुदायिक संसाधनों जैसे स्थानीय कारीगर या सब्जी वाले को कक्षा में आमंत्रित करने से क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में अनुशासनहीनता फैलती है। गलत बात। बच्चे गणित का वास्तविक जीवन में उपयोग और भ्रम का सम्मान करते हैं। तो ये बात तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 10 है, सामुदायिक गणित किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देती है? तो देखिए, जो सामुदायिक गणित होती है रटने पर नहीं देती है, पहले गलत। संदर्भगत और व्यवहारिक चिंतन को बढ़ावा देती है, ठीक ना। ये केवल अमूर्त और संकीर्ण सोच पर नहीं है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। गणित में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली भ्रांतियाँ क्या होती है? वे पूरी तरह निरर्थक विचार है, ठीक बात। वे विद्यार्थियों को स्वयं के अनुभव पर आधारित अवधारणात्मक समझ का हिस्सा है, ये बात ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। एक छात्र लिखता है 2x + 3y = 5xy। यहाँ छात्र किस प्रकार की त्रुटि कर रहा है? तो देखिए, इसमें क्या अवधारणा त्रुटि है, ठीक ना। विजातीय पदों को जोड़ने की अवधारणा त्रुटि है। गुणा और केवल और भाग ये नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। जब एक छात्र से 1/3 और 1/2 में से 1/3 1/2 है, ठीक ना। इसको रुकिए, हम कर दे रहे हैं। एक बटे दो और 1/3 फिर करा है, यहाँ भी है ना, 1/3।
अब देखिए, चलिए ठीक हो गया। कह रहा जब एक छात्र से 1/2 और 1/3 में से बड़ा भिन्न चुनने को कहा गया तो उसने 1/3 को बड़ा बताया, इसका क्या कारण है? यहाँ पर क्या होगी? अवधारणा की कमी होगी, ठीक ना। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्र को गिनती नहीं आती, ये तो बात गलत है। बी है छात्र प्राकृतिक संख्याओं के गुण जहाँ 3 इज ग्रेटर देन 2 को भिन्न पर लागू कर रहा है, ठीक ना। ठीक है, ये बात सही है। वह क्या कर रहा है? प्राकृतिक संख्याओं का जो गुण होता है, जो 3 है, 2 से बड़ा होता है, उस पर को लागू कर रहा है, ठीक ना। वह भिन्न के बारे में नहीं जान रहा है। 1/2 जो है कि 1/2 जो है 1 का 2 ही भाग और 1 का 3 भाग है, तो जो 3 भाग है तो बड़ा कैसे होगा? मान लो 3 लोग हो तो एक आम है या एक कोई चीज़ है खाने वाला, तो 3 जगह देना है तो थोड़ा ही मिलेगा, कम होगा ना। और एक में से 2 लोगों को बांटना है तो आज ज़्यादा मिलेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। त्रुटियों के व्यवस्थित विश्लेषण का क्या अर्थ है? देखिए, व्यवस्थित विश्लेषण तो ऑप्शन नंबर 1 केवल बच्चों के उत्तरों पर लाल पेन से काट देना, गलत बात। लाल पेन से काट देंगे तो विश्लेषण थोड़ी ना है। बी है छात्रों की गलती के पैटर्न को पहचान कर उसके पीछे के कारण को समझना, ठीक है। छात्र उत्तर देने वाले छात्र को अंक न देना, ठीक है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। एक बच्चा 306 को 306 न लिखकर 3006 लिखता है, इस त्रुटि का मुख्य कारण क्या है? बच्चा सुनना नहीं चाहता, गलत बात। स्थानीय या स्थान मान और शून्य की भूमिका की समझ का अभाव है, ठीक है। शून्य की भूमिका का समझ का अभाव उसको है, तभी वह 3006 लिख रहा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है गणित में प्रक्रियात्मक त्रुटि किसे कहते हैं? तो देखिए, जो प्रक्रियात्मक त्रुटि होता है, ऑप्शन नंबर 1 है सूत्र या संक्रिया के चरणों को गलत तरीके से लागू करना, ठीक बात है। प्रश्न को बिल्कुल न समझना है, गलत। उत्तर पुस्तिका फाड़ देना है भी गलत। प्रश्न गलत पढ़ना है भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चा संप्रत्यय तो जानता है लेकिन गणना के चरणों जैसे पक्षांतर करना या हासिल जोड़ना में चूक करता है तो उसे ही कहा जाता है प्रक्रियात्मक त्रुटि, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। एक शिक्षक को छात्र की त्रुटि पर प्रतिक्रिया कैसे देना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है तुम गणित कभी नहीं सीख सकते कहना, ये बात तो गलत। बी केवल सही उत्तर बताकर आगे बढ़ना, ये भी गलत। छात्र को अपनी गलती का स्वयं एहसास कराने हेतु उत्तर तक पहुंचने का संकेत देना, ठीक है। जब गलती का एहसास कराओगे और उत्तर तक पहुंचने का संकेत दोगे तो वह सबसे बेहतर है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है एक छात्र √16 बराबर 4 में भ्रमित है और √16 प्लस √9 बराबर √25 लिखता है, या किस ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है करड़ी और बीजगणितीय संक्रियाओं की अस्पष्टता। बी है छात्र बहुत होशियार है, गलत बात। यह एक सही समाधान है, गलत। छात्र ने उत्तर याद किया, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर त्रुटियों को कम करने के लिए किस प्रकार के शिक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल रटाने वाली शिक्षण विधि पर, गलत बात। मूर्त सामग्री और गतिविधियों द्वारा शिक्षण, ये बात ठीक है, ठीक ना। कठोर और सिर्फ गति पर ध्यान देना, ये निगेटिव शब्द है। मूर्त वस्तुएं जैसे डिन्स टेबल, डिन्स ब्लॉक, कंचे मतलब जो गोलियां खेली जाती है, ठीक ना। ग्रेड पेपर, ये सब मूर्त वस्तुएं है। अमूर्त वस्तुएं जो अस्पष्ट विचारों से स्पष्ट होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। गणित में त्रुटियों के अध्ययन में
या अध्ययन से शिक्षकों को क्या लाभ होता है। जो गणित में अगर मान लो त्रुटि कर रहा है तो उसका अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर एक है, वे जान पाते हैं कि छात्र का चिंतन किस प्रकार विकसित हो रहा है। ठीक है। बी है, वे अपने शिक्षण विधियों में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। सी है, वे उपचारात्मक सामग्री तैयार कर सकते हैं। और डी है, उपयुक्त सभी। तो देखिए, वे तो जान पाते हैं कि जो छात्र जब गलती करेगा तो जान पाएंगे चिंतन किस प्रकार विकसित होता है, बात तो ठीक है। वे अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ना जो भी गलती हो रही है उसको उपचारात्मक सामग्री तैयार कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, छात्र की सीखने में आ रही कठिनाइयों के विशिष्ट कारणों को ढूंढना। ये तो है ठीक है। बी कह रहा है, छात्रों को श्रेणीबद्ध या पास फेल करना। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। सी है, छात्र के अवधारणा कमियों को उजागर करना। है तो है, अवधारणात्मक जो कमी है उसको उजागर करना ये है, ठीक ना। और डी है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार तैयार करना, ये भी है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो जो गलत होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य होता है, ऑप्शन नंबर 1 है, नया पाठ्यक्रम शुरू करना। गलत बात। निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचानी गई विशिष्ट कमियों और अंतराल को दूर करना, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल अंक अधिक और ये प्रतिभाशाली वाली तो गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, निदानात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है, केवल बहुत कठिन प्रश्न। बहुत कठिन प्रश्न तो एकदम नहीं होना चाहिए। बी है, ऐसे प्रश्न जो विशिष्ट और धनात्मक बिंदुओं की जांच करे, ये होना चाहिए, ठीक ना। केवल निदानात्मक, निम्न धनात्मक तो एकदम नहीं। केवल सूत्र आधारित प्रश्न एकदम नहीं, ठीक ना। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो कि सटीक रूप से बता सके कि छात्र को विशेष चरण या नियम पर समस्या आ रही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, वही पुरानी शिक्षण विधि दोहराना या दोबारा अपनानी चाहिए। नहीं, जब गलत है तो फिर उसी को फिर करेंगे तो फिर गलत होगा। बी है, छात्र की अधिगम शैली के अनुसार नई शिक्षण विधियों, गतिविधियों और टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। और स्वयं केवल आ गया, केवल आ गया तो ये तो केवल शब्द ही पहले हटा दो, यहाँ से प्रश्न ऑप्शन गलत हो गया। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर है, समय और अवधि पर नहीं, समस्याओं के कारणों का सही पहचान करने पर निर्भर करती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, सतत निदानात्मक प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और कठिनाइयाँ किसी भी चरण में आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। केवल शब्द जो है ये सब निगेटिव है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण किन छात्रों के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। गलत बात। केवल केवल शब्द आ गया तो पहले गलत कर दो। सी वाला है, उन सभी छात्रों के लिए जो किसी अवधारणा को समझने में पिछड़ रहे हैं। तो इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण सबसे बेहतर होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, सहपाठी शिक्षण को उपचारात्मक शिक्षण में एक रणनीति के रूप में क्यों अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है, शिक्षक अपना काम दूसरों पर टालना चाहते हैं। बी है, बच्चे अपने साथियों से बिना किसी हिचकिचाहट के आसानी से सीख लेते हैं। तो ये बात ठीक है, बी वाला। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक पाता है कि कक्षा के 70% छात्रों को भिन्नों के भाग में समस्या है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, पूरी कक्षा के लिए एक अवधारणा का पुनः शिक्षण आयोजित करना चाहिए, ठीक है। जब 70% बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आसान से कठिन की ओर बढ़ना और छोटे छोटे चरणों में सिखाना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एक साथ बहुत सारा ज्ञान देना, केवल अमूर्त विचारों पर चर्चा करना, बिना किसी टीएलएम के पढ़ाना। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। गणित में अधिगम के लिए आकलन का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सत्र के अंत में ग्रेड देना, गलत बात। बी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का निरंतर आकलन और सुधार करना, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। गणित में अधिगम का आकलन कब किया जाता है? तो देखिए जो गणित में अधिगम का आकलन जो किया जाता है किसी शिक्षण अवधि या सत्र के अंत में, चाहे पढ़ाते समय करिए चाहे सत्र के अंत में करिए, फॉर्मेटिव मूल्यांकन करिए चाहे समेटिव मूल्यांकन करिए, दोनों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए व्यापक शब्द जो है ऑप्शन नंबर 1 है केवल गणित के लंबे लंबे प्रश्न पूछना, ये बात गलत। छात्र के शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना ही व्यापक होता है, ठीक ना, व्यापक मूल्यांकन होता है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। ओपन एडेड प्रश्न का मूल्यांकन में क्या महत्व है? तो देखिए ओपन एडेड प्रश्न जो होते हैं ऑप्शन नंबर 1 यह छात्रों में औपचारिक चिंतन और समस्या समाधान की विविध तकनीकों की जांच करता है, ये बात ठीक है। केवल शब्द आ गया तो गलत, रटने एक शब्द निगेटिव होता है, ये भी गलत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बारिश बहुत तेज आ गई है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बारिश बहुत तेज है, आवाज़ भी आ रही होगी। गणितीय पोर्टफोलियो में क्या शामिल होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्र में केवल कम से कम अंक टेस्ट करना, है गलत। बी है छात्र द्वारा सत्र भर किए गए गणितीय प्रोजेक्ट कार्यपत्रक, त्रुटियां डायरी और उत्कृष्ट कार्य, ये बात ठीक है। बारिश बहुत तेज है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। प्रश्न नंबर 36 है गणित में रूब्रिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है छात्र के प्रदर्शन, तर्क और प्रक्रिया का वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मूल्यांकन करने में, तो ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के समझ को समझाना और उनके गणित चिंतन को समृद्ध करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। गणितीय कौशलों के आकलन के लिए कौन सी विधि सबसे कम उपयुक्त है? तो देखिए केवल शब्द आ गया तो केवल वाला निगेटिव होता है, तो यही कम उपयुक्त है, तो सीधे सीधे ये लगा देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 देखें। अधिगम के रूप में आकलन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक द्वारा किया गया आकलन, नहीं। छात्र द्वारा स्वयं का आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन, ये बात ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। गणित में लचीला मूल्यांकन क्या दर्शाता है? तो देखिए जो गणित में लचीला मूल्यांकन होता है वह बच्चे की आवश्यकताओं, अधिगम की गति और क्षमताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के आकलन साधनों का प्रयोग दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो देखिए टोटल 40 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।